सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले क्लास के कंटिन्यूएशन में ही आगे बात करते हैं। हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी देख रहे थे, बहुत दिनों से इंडेक्स प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बहुत समय से इंडेक्स प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी को मैंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। अभी फिलहाल में सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज की बात चल रही थी और उसमें हम देख रहे थे शेप एंड साइज से रिलेटेड कुछ बातें। शेप एंड साइज को एनालाइज करने के लिए हमने बात की थी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस की। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जो आपका था उसको मैंने दो स्टेप में परफॉर्म करना था। पहला स्टेप हम देख चुके हैं, दैट वाज नोन एज सीव एनालिसिस। अगला स्टेप हमको देखना है विच इज नोन एज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। देखिएगा, अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बात करूं तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेडिमेंटेशन एनालिसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेडिमेंटेशन एनालिसिस अगर आप पिछले 10, 15, 20 साल के पेपर एनालाइज करें तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस से सवाल नहीं पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है तो हमको देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ ले, गेट वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस दो स्टेप में था। पहला स्टेप आपका था सीव एनालिसिस। ये सीव एनालिसिस वाला पार्ट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक फटाक से एक छोटा सा रिव्यू, पूरा सीव एनालिसिस नहीं रिव्यू करा रहा हूं आपको, कि जो मिट्टी हमने ली थी उस मिट्टी के अंदर में मैंने आपसे बोला था कि अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे। तो जिन पार्टिकल्स का साइज 0.075 से बड़ा था, थोड़ा सा टेक्निकली बात करूं तो वो पार्टिकल्स जो 0.075 की सीव तक रुक जा रहे थे उनके ऊपर में परफॉर्म करते थे सीव एनालिसिस। ऐसे ही लिखा था कुछ, फॉर पार्टिकल्स having size greater than 0.075 mm। 0.075 mm की सीव तक जो पार्टिकल रुके थे उनके ऊपर में हमने परफॉर्म किया था सीव एनालिसिस। उस 0.075 mm की सीव के नीचे मैंने ट्रे लगा रखा था। उस ट्रे में कौन से पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे? जिनका साइज 0.075 mm से छोटा था। अब उन पार्टिकल्स को फेंकना थोड़ी है हमको, उन पार्टिकल्स के ऊपर में परफॉर्म करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जो ट्रे में आके इकट्ठा हुए हैं, भैया वो भी तो मेरी ओरिजिनल सॉइल का हिस्सा थे। तो ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, दिस इज परफॉर्म्ड फॉर पार्टिकल्स लेस देन 0.075 mm। मतलब जिन पार्टिकल्स का साइज 0.075 mm से छोटा है, इनको मैं क्या नाम देता था? इनको मैं नाम देता था फाइन पार्टिकल्स का। और इन पार्टिकल्स को क्या नाम देता था? इन पार्टिकल्स को नाम देता था कोर्स पार्टिकल्स का। एक फटाक वाला रिव्यू था, वो मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बात करनी है इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस से कि भैया ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस को परफॉर्म करने की। वापस से बोल रहा हूं कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये सीव एनालिसिस हुआ करता था। चलिए तो जरा बात करते हैं हमारे सेडिमेंटेशन एनालिसिस की। हमारा आज का टॉपिक, अभी का टॉपिक है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस को समझते हैं, होता क्या है पहले तो ये जाने। याद करिए, एनवायरमेंटल नाम का एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपने सेडिमेंटेशन की थियरी तो पढ़ी हुई है, चलो वो भी छोड़ दो, उसको भी साइड में करो। घर पे इस सेडिमेंटेशन की थियरी को आप एनालाइज कर सकते हैं। आपको काम क्या करना है, एक कांच का ग्लास लीजिएगा, कांच का ग्लास जिसमें आर पार दिख सके चीजें। कांच का ग्लास लीजिएगा, उसमें क्लियर वाटर भर दीजिए, नल में से पानी भर दिया आपने, और उसके अंदर में थोड़ी सी, मतलब चुटकी भर मिट्टी लाइए और उसको चम्मच से मिला दीजिए। सिंपल सी बात, ये तो कर सकते हैं, बचपन में किए भी होंगे। तो ये काम कर लिया आपने। अब उस ग्लास को, जिसमें पानी था और जिसमें आपने मिट्टी डाल रखी है, उस ग्लास को बिना किसी डिस्टरबेंस के एक टेबल पे जाके रख दें। अगल बगल से किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस अब उस ग्लास में नहीं आना चाहिए। आप देखेंगे कि जब तक वो पानी घूम रहा है, क्योंकि आपने चम्मच से मिलाया था ना, जब तक वो पानी घूम रहा है तब तक मिट्टी के पार्टिकल्स पानी के साथ ही घूमते रहेंगे।
जैसे जैसे पानी की वेलोसिटी, क्योंकि आपने पानी को चम्मच से हिलाया था तो पानी के पास वेलोसिटी आ चुकी थी, जैसे जैसे पानी की वेलोसिटी कम होने लगेगी तो एक समय के बाद पानी ऑलमोस्ट रेस्ट की स्टेट में आ जाएगा। आप देखेंगे उसकी थोड़ी देर बाद जो मिट्टी आपने मिलाई थी उस पानी के अंदर में, वो मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे की तरफ में सेटल कर जाएंगे और ऊपर आपको क्लियर वाटर दिखने लगेगा। दिस इज बेसिकली दी थियरी ऑफ सेडिमेंटेशन। टेक्निकली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि हर वो पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, हर वो पार्टिकल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का 1 से ज्यादा होने का मतलब है कि वो पार्टिकल पानी से ज्यादा भारी है। तो हर वो पार्टिकल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होती है वो पानी के अंदर में अपने वेट के कारण सेटल कर जाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सेडिमेंटेशन थियरी। और ये जो मैंने थियरी अभी बताई है आपको, इस थियरी को एक्सप्लेन किया था स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थियरी दी थी। तो एक सवाल यह बनता है यहां पर, गेट में तो नहीं पूछा जाएगा या हो सकता कभी पूछ ले एक आध नंबर में, कि ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ये किस थियरी पे बेस्ड है। तो आप बोलेंगे दिस सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बोल दीजिए, स्टोक्स थियरी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टोक्स लॉ पे वैलिड बेस्ड है। अब सवाल उठता है कि सर ये स्टोक्स लॉ है क्या, ये भी बताओ कि स्टोक्स लॉ होता क्या है। तो स्टोक ने भैया बहुत सीधी सिंपल सी बात कही कि अगर कोई पार्टिकल किसी लिक्विड के अंदर में सेटल हो रहा है, कोई पार्टिकल अगर लिक्विड के अंदर में है तो हो सकता है वो नीचे की तरफ में सेटल हो। तो अगर कोई पार्टिकल लिक्विड के अंदर में सेटल हो रहा है तो उस पार्टिकल का सेटलमेंट 3 चीजों पे डिपेंड करेगा: पार्टिकल का वेट, पार्टिकल का शेप एंड पार्टिकल का साइज। पार्टिकल की इन 3 प्रॉपर्टी पे उसका सेटलमेंट डिपेंड करता है। तो स्टोक्स लॉ को अगर मैं डिफाइन करूं, डिफाइन तो नहीं बोलूंगा, अगर इस स्टोक्स लॉ को एक्सप्लेन करूं तो ये कहते हैं कि सेटलमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, सेटलमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन shape, size and weight किसका? ऑफ पार्टिकल। हालांकि पार्टिकल का सेटलमेंट लिक्विड की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, इस बात में कतई दो राय नहीं होनी चाहिए आपकी। लेकिन अभी फिलहाल में स्टोक ने तो पार्टिकल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर उसका सेटलमेंट डिपेंड करेगा, तो आप बोलोगे शेप, किस शेप का पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज क्या है और पार्टिकल का वेट क्या है। यह होता है आपका स्टोक्स लॉ। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल लिक्विड के अंदर में सेटल कर रहा है उस वेलोसिटी को इन्होंने नाम दिया था सेटलिंग वेलोसिटी का। फिर से सुने, जिस वेलोसिटी से यह पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर में सेटल करेगा उस वेलोसिटी को नाम दिया गया सेटलिंग वेलोसिटी का। मैं यहीं पे लिख रहा हूं सो दैट एक ही स्क्रीन पे आपको ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स एक ही जगह पे मिल जाएं। तो द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल सेटल डाउन इन अ लिक्विड is called settling velocity, is called settling velocity। SETTLEING, सेटलिंग की स्पेलिंग देख लेना, सेटलिंग वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को मैं नाम देता हूं सेटलिंग वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल लिक्विड के अंदर में सेटल होगा उस वेलोसिटी को नाम दिया गया, स्टोक ने नाम दिया कि भैया उस वेलोसिटी को आप बोल देंगे सेटलिंग वेलोसिटी, और सेटलिंग वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा VS से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, मान लीजिएगा VS, वेलोसिटी का V, सेटलिंग का S, तो VS हो गई आपकी सेटलिंग वेलोसिटी का नोटेशन। तो स्टोक्स लॉ क्या है और सेटलिंग वेलोसिटी क्या है ये तो समझ में आ गया।
अब ये सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे की जाएगी, हाउ दिस सेटलिंग वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, तो इसके डेरिवेशन पे जाने की हमको जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर आगे की बातों को समझेंगे। तो भाई ये सेटलिंग वेलोसिटी मुझे पता चल गया होता क्या है। अब सवाल उठता है कि ये सेटलिंग वेलोसिटी निकाला कैसे जाएगा। तो सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए स्टोक ने एक फॉर्मूला दिया और इन्होंने बोला कि Vs दैट इज द सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 r² बाय ईटा इंटू गामा s माइनस गामा w। ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया उन्होंने, 2/9 r² बाय ईटा गामा s माइनस गामा w। इसमें कौन सी चीज क्या है जरा देख लेते हैं। r is the radius of the particle, radius of particle, eta is the viscosity of liquid, जिस लिक्विड के अंदर में ये पार्टिकल सेटल हो रहा था उस लिक्विड की वेलोसिटी है ईटा। गामा एस आई होप कि याद होगा, गामा एस क्या होता है भैया, मन में जवाब देंगे आप। गामा एस क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। और गामा डब्ल्यू क्या होता है, मन में जवाब दीजिए, दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इस फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट दी सेटलिंग वेलोसिटी। हालांकि इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है कि आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो और निकल जाएगा, इतना ऐसा नहीं है, लेकिन हां सेटलिंग वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये फॉर्मूला है, अब कुछ करने का मन कर रहा है मुझे, इस फॉर्मूले में कुछ चेंज करने का मन कर रहा है, तो जरा देखेंगे क्या चेंज करने वाला हूं मैं। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज लाऊंगा, हालांकि आपको याद, आप चाहे तो ये फॉर्मूला रख लें, चाहे अब मैं जो बता रहा हूं वो रख लें। और क्या चेंज ला रहा हूं मैं वो ध्यान से देखिएगा। क्या मैं रेडियस ऑफ द पार्टिकल को d/2 लिख दूं? ये तो बहुत आसान बात है ना, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। और मुझे एक चीज और भी तो पता है कि G इज इक्वल टू होता है गामा S अपॉन गामा W। तो यहां से मैं गामा S की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू G गामा W। बोलो भाई। तो ये दो चेंजेस मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूं, R की जगह पे d/2 रख दूं और गामा S की जगह पे G गामा W रख दूं, तो मुझे कुछ एक नया फॉर्मूला दिखना चालू हो जाएगा जो जनरली किताबों में आपको दिखेगा। तो यहां से देखिएगा Vs इज इक्वल टू 2/9 r² था, तो इसको मैंने लिखा d/2 का स्क्वायर बाय ईटा, गामा S की जगह पे लिखा G गामा W और माइनस गामा W था तो वो लिख दिया। अब सिंपल मैथ्स लगा लीजिएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा क्योंकि d/2 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा d² बाय 4, 4 नीचे आएगा, इस 2 से वो 4 कट जाएगा तो नीचे 2 बचेगा और 9 के साथ मिलके वो बन जाएगा 9 दूनी 18। तो Vs मुझे मिल जाएगा 1/18 d² बाय ईटा G माइनस 1 इंटू गामा W। दिस इज अगेन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी सेटलिंग वेलोसिटी, या तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला। कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज किसको डिनोट कर रही है वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, R, ईटा, गामा S, गामा W। कुछ चेंजेस मैंने लाए मेरे इस ओरिजिनल फॉर्मूले पे, तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखने लगा, 1/18 d² बाय ईटा G माइनस 1 इंटू गामा W। इस फॉर्मूले को कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये बात हम लोग आगे समझेंगे अभी। तो ये शुरुआत हुई है आपकी सेडिमेंटेशन एनालिसिस की। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि भैया जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ये बेस्ड है स्टोक्स लॉ पे, और स्टोक ने क्या कहा वो पिछली स्क्रीन पे मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी पार्टिकल का सेटलमेंट पार्टिकल के शेप, साइज और वेट पे डिपेंड करता है, और जिस वेलोसिटी से पार्टिकल लिक्विड के अंदर में सेटल होगा वो सेटलिंग वेलोसिटी कहलाती है। तो ये सेटलिंग वेलोसिटी के फॉर्मूले हो गए, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो स्टोक भैया ने जो लॉ बनाया था, स्टोक्स का जो लॉ था, कोई सा भी लॉ या कोई सी भी थियरी अगर हम बनाते हैं, आप भी एक थियरी बना लो अपने मन से, किसी ने मना नहीं किया। अगर आप अपनी थियरी भी बनाओगे या ये स्टोक ने जो अपनी थियरी बनाई
या इसके अलावा जमाने में जितनी भी थियरी आपने पढ़ी हुई है, हर थियरी के पीछे कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। भाई उनका यह कहना रहता है कि ये जो अजम्पशंस हमने माने हुए हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही मेरा लॉ वैलिड माना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो स्टोक्स थे, इन्होंने भी जो अपना लॉ दिया, उस लॉ के पीछे कुछ अजम्पशंस थे। वो अजम्पशंस वाली बातें गेट वालों ने कभी कभार में एक एक नंबर में पूछ रखी थी, बहुत पहले की बातें हैं ये। तो वो अजम्पशंस क्या है जरा उसको देखते हैं, एंड देन फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो लेट अस नाउ सी द अजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। अजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, छोटे छोटे अजम्पशंस हैं, ध्यान रखना है बस आपको, कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बातें नहीं करेंगे हम यहां पे। पहला अजम्पशन इन्होंने कहा कि ये जो स्टोक्स का लॉ है, दिस लॉ इज वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड फॉर पार्टिकल्स हैविंग साइज बिटवीन 0.2 mm से 0.0002 mm। ये याद रखना, ये गेट वालों ने एक बार पूछा हुआ था कि स्टोक्स का जो लॉ है वो किस साइज रेंज के लिए वैलिड है। तो जो स्टोक्स का लॉ है दैट इज वैलिड फॉर द पार्टिकल्स ऑफ साइज बिटवीन 0.2 mm से 0.0002 mm। अब आप बोलोगे सर हम तो उन पार्टिकल्स की बात कर रहे थे जो पार्टिकल 0.075 mm की सीफ से नीचे जाके ट्रे में इकट्ठे हो गए थे। तो हाँ ना, सही तो बोला। जो 0.075 mm से छोटे पार्टिकल्स थे, आप देखो वो 0.075 से छोटे पार्टिकल इसी रेंज में तो आ रहे हैं, इस रेंज में फिट तो बैठ रहे हैं वो पार्टिकल्स, तो काहे की दिक्कत है। तो उन पार्टिकल्स के ऊपर में आप स्टोक्स का लॉ लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप याद करो तो मैंने सिल्ट का साइज क्या बोला था, सिल्ट का साइज था 0.075 mm से 0.002 mm के बीच में, और क्ले का साइज था 0.002 mm से छोटा। तो आप देखो तो ये दोनों साइज इसके अंदर तो बैठ रहे हैं, तो हम इन पार्टिकल्स के ऊपर में स्टोक्स का लॉ लगा सकते हैं। पहली बात, सवाल उठता है कि सर इन साइज रेंज के बाहर ये लॉ वैलिड क्यों नहीं है। भाई 0.2 mm से बड़ा पार्टिकल अगर हो या 0.0002 mm से छोटा पार्टिकल अगर है, तो उसके ऊपर में मैं स्टोक्स का लॉ क्यों नहीं लगा सकता। यह सवाल बट ऑब्वियस सी बात है आना चाहिए दिमाग में। तो इसके पीछे की एक कहानी है, वो कहानी सुन लेंगे। तो कहानी यह है कि 0.2 mm से बड़ा पार्टिकल अगर कोई होगा, 0.2 mm से बड़ा पार्टिकल अगर कोई होगा, और जब वो पार्टिकल लिक्विड के अंदर में सेटल कर रहा होगा, तो मे बी पॉसिबल कि वो पार्टिकल लिक्विड के अंदर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे। एक बड़ा सा पत्थर लीजिए और पानी में डालिए, तो आप देखेंगे पानी के अगल बगल की जो सराउंडिंग है, मतलब पानी की ही जो सराउंडिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्टोक का ऐसा मानना था कि 0.2 mm से बड़ा पार्टिकल जो होगा, वो जब सेटल करेगा पानी के अंदर में या लिक्विड के अंदर में, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, पहली बात। फिर 0.0002 mm से छोटा जो पार्टिकल होगा, आप समझ पा रहे होंगे ये साइज कितना छोटा है, मतलब करीब करीब 1 mm का 10,000वां हिस्सा है ये। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, मतलब एक तरीके से एक आपको जनरल मैं वो बता रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेशन कि करीब करीब 1 mm का 10,000वां हिस्सा है। 1 mm खुद ही कितना छोटी वैल्यू होती है, उसका 10,000वां हिस्सा तो एक माइक्रोस्कोपिक साइज होगा ये। तो इतना छोटा पार्टिकल या इससे छोटा पार्टिकल कभी जिंदगी में सेटल ही नहीं करेगा, वो तो तैरता रहेगा पानी के अंदर में। तो जो पार्टिकल सेटल ही नहीं कर रहा है, उसके ऊपर में आप स्टोक्स का लॉ कैसे लगा सकते हो, क्योंकि स्टोक ने तो सेटलमेंट की बातें कही थी। ये कैसे पार्टिकल है बताऊं आपको मैं, प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं, आपने किया भी होगा बचपन में। एक अंधेरे कमरे में जाइएगा जहां पे धूप, जहां पे खिड़की हो। एक अंधेरे कमरे में गए जहां पे खिड़की है, कमरे को पूरा बंद कर दीजिए, लाइट पूरी बंद कर दीजिएगा उस कमरे की।
खिड़की को थोड़ा सा खोलिएगा, पूरी खिड़की मत खोलिएगा, खिड़की को थोड़ा सा खोलिएगा ताकि धूप की किरणें उसके अंदर में आ सके। तो आप देखेंगे जो धूप की किरणें आ रही हैं, आप उस लाइट में देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां पे मूव करते रहते हैं। बचपन पे उस पे जाके ऐसे हाथ मारा करते थे हम, पार्टिकल नीचे नहीं जाते थे, वापस वहीं दिखने लगते थे इस तरीके से मूव करते हुए। उन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ये साइंस में पढ़ा करते थे किसी क्लास में, स्कूल में, ब्राउनियन मूवमेंट। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो कभी भी सेटल नहीं करते हैं लिक्विड के अंदर में। तो 0.0002 mm से छोटा पार्टिकल सेटल ही नहीं करेगा, और 0.2 mm से बड़ा पार्टिकल अगर सेटल करेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। इसीलिए स्टोक ने बोला कि भैया इस साइज रेंज के ऊपर में आप मेरा लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला असम्पशन था इनका। दूसरा असम्पशन इन्होंने कहा, द सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल, the settlement of particle is not affected by neighboring particle। कहने का मतलब है कि जब एक पार्टिकल सेटल कर रहा होगा तो उस पार्टिकल का सेटलमेंट उसके पड़ोसी पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। यह इनका दूसरा असम्पशन था। एंड द थर्ड असम्पशन, द पार्टिकल्स आर अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल। ये स्टोक ने सारे पार्टिकल्स को स्फेरिकल मान लिया था, जबकि प्रैक्टिकली सॉइल का हर पार्टिकल स्फेरिकल शेप का नहीं होगा। लेकिन इन्होंने माना क्या, इन्होंने बोला कि भैया हर पार्टिकल स्फेरिकल होगा। आप इस चीज को देख भी सकते हैं, इस सेटलिंग वेलोसिटी के फॉर्मूले में ये रेडियस का यूज कर रहे हैं, और रेडियस तो स्फेरिकल पार्टिकल का ही होगा ना। स्क्वायर शेप का पार्टिकल होगा तो उसका रेडियस थोड़ी लोगे आप। तो तीसरा असम्पशन इनका यही था कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। इन तीन असम्पशंस को मानते हुए हम हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस देखते हैं कि हाउ दिस सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या तरीका रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये असम्पशंस, ये फॉर्मूले वगैरह आप पढ़ते रहें। थैंक यू।